16 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर चुके थे। आज हम लोग 17 नंबर से पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। 16 नंबर तक हम लोग कंप्लीट कर लिया, 17 नंबर हम लोग शुरू करते हैं। 17 नंबर का क्वेश्चन हम लोग आज बताते हैं। सत्रह नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है? सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में सरकार का उसकी चुकता अंश पूंजी में न्यूनतम हिस्सा होता है। ध्यान ये रखना है कि बीएसटी टेस्ट 3 का सॉल्यूशन हम लोग कर रहे हैं। इसका एक लेक्चर जा चुका है पहले, आज हम लोग दूसरा लेक्चर देख रहे हैं। टेस्ट बीएसटी टेस्ट 3 जो हमारे यहाँ टेस्ट थर्ड टेस्ट हुआ था, तीसरा टेस्ट है बीएसटी का, इसका लेक्चर 2 है। ये लेक्चर 1 जा चुका है, यूट्यूब के ऊपर भी डाला हुआ है और एप्लीकेशन के ऊपर भी डाला हुआ, उसको पढ़ के अपडेट हो जाएगा। पहले वाले लेक्चर में हम लोग 16 नंबर तक कर चुके थे। आज हम लोग 17 नंबर से पढ़ने वाले हैं। 17 नंबर बोलता है सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी में सरकार का कितना % पूंजी होना चाहिए। यानी जो सरकारी कंपनी होगी उसमें सरकार का कितना % पूंजी होगा, तब हम मानेंगे कि वो कंपनी सरकारी कंपनी है। तो उसके लिए कितना % पूंजी होना चाहिए? 51%। 51% से कम पूंजी रहेगा तो उसको सरकारी कंपनी नहीं मानेंगे। कम से कम 51% पूंजी होना चाहिए, तभी उस कंपनी को हम सरकारी कंपनी क्या करेंगे, मानेंगे। याद रखना इस चीज़ को, तभी उस कंपनी को क्या मानेंगे, सरकारी कंपनी। आगे लिखा है जिन उपक्रमों का स्वामित्व या प्रबंधन सरकार के पास होता है उसे कौन सी कहते हैं। बोलता है जिस बिजनेस का पूरा ऑनरशिप और पूरा मैनेजमेंट सरकार के पास होता है, पूरा कंट्रोल सरकार के पास होता है, उसको कौन क्या बोलते हैं? कंपनी बोलते हैं नहीं, पार्टनरशिप बोलते हैं नहीं, सोल ट्रेड बोलते हैं नहीं, उसे पब्लिक इंटरप्राइजेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पब्लिक इंटरप्राइजेज। याद रखना इस चीज़ को, उसको पब्लिक इंटरप्राइजेज के नाम से जानते हैं, जिस पर सारा का सारा अधिकार किसका रहता है? सरकार का रहता है। सरकारी कंपनी की स्थापना कैसे होती है? सरकारी कंपनी की स्थापना कैसे होती है? तो क्या सरकारी कंपनी की स्थापना संसद द्वारा होती है, स्टेट असेंबली से होती है, भारतीय कंपनी अधिनियम से होती है? तो जितनी सरकारी कंपनियां हैं वो भारतीय कंपनी अधिनियम से बनती है। किससे बनती है? भारतीय कंपनी अधिनियम से बनती है। भारत में व्यापार के वैश्वीकरण का क्या प्रभाव हुआ? भारत में बिजनेस में ग्लोबलाइजेशन आया तो इसका क्या प्रभाव हुआ, उससे क्या फायदा हुआ ग्लोबलाइजेशन के आने से? तो वैश्वीकरण के होने से भारत को क्या फायदा हुआ? तो वैश्वीकरण के होने से भारत का जो उत्पादन है वो बढ़ा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बढ़ा, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ा और ऑल ऑफ दीज। तो वैश्वीकरण आने से तीनों का तीनों फायदा हुआ है, ऑल ऑफ दीज। वैश्वीकरण का मतलब है दुनिया की अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था अगर मिल गई, हम दुनिया के साथ मिलकर अपना बिजनेस चलाने लगे, तो उससे हमारा प्रोडक्शन भी बढ़ गया। क्यों क्यों प्रोडक्शन बढ़ेगा भी वैश्वीकरण से? विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ भारत की अर्थव्यवस्था अगर जुड़ेगी तो हमारा प्रोडक्शन कैसे बढ़ जाएगा? तो प्रोडक्शन बढ़ने का पहला रीजन ये है कि हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता था वो मैन ओरिएंटेड था, लेबर ओरिएंटेड था। जब हम विश्व के साथ अपनी अर्थव्यवस्था को जोड़े तो विश्व के साथ हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम शुरू हो गया, आयात और निर्यात करने लगे। तो आयात और निर्यात करने लगे तो मशीन भी तो आया, टेक्नोलॉजी भी तो आया, और जितना ज़्यादा टेक्नोलॉजी आया उतना ही हमारे लिए क्या है, फ़ायदा हुआ, उतना ही हमारा प्रोडक्शन क्या हुआ है, बढ़ा है। कहीं कोई दिक्कत है? दूसरा, इंटरनेशनल ट्रेड। बताइए हमारा अगर हमारे यहाँ अगर ग्लोबलाइजेशन हुआ, वैश्वीकरण हुआ, विश्व की अर्थव्यवस्था के साथ हमारी अर्थव्यवस्था अगर जुड़ी तो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड भी तो बढ़ा, दुनिया के साथ हम बिजनेस करना भी तो शुरू कर दिए, चाहे खरीद रहे हैं चाहे बेच रहे हैं। तीसरा, हम डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बढ़ा दिए, विदेश का व्यक्ति हमारे यहाँ डायरेक्ट पैसा लगा सकता है, ऐसी सुविधा भी हमने ग्लोबलाइजेशन के अंदर दे रखी है। तो ग्लोबलाइजेशन आने से हमें तीनों फायदा हुआ है। भारत में उदारीकरण का फायदा क्या हुआ? लिबरलाइजेशन जो हुआ, लिबरल हुआ, सब कुछ आसान कर दिया गया। आज बिजनेस चलाने का सारा रूल्स एंड रेगुलेशन आसान कर दिया गया भारत में, कोई भी धंधा खोल देता है, टेंशन नहीं लेता। किसी सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं। पहले तो समोसा सेंटर छोड़ दो, चाय दुकान खोलने के लिए परमिशन चाहिए था, बिना परमिशन का बिजनेस नहीं चला सकते थे। पहले ये माना जाता था कि चाय दुकान चला रहे हो तो कहीं मिलावट का सामान तो नहीं बेचोगे, तुम गलत चीज़ तो नहीं पिला दोगे लोगों को, इसलिए हर चीज़ के लिए आपको लाइसेंस चाहिए था। सरकार लाइसेंसिंग सिस्टम को ख़त्म कर दी, तो उससे क्या फ़ायदा हुआ देश को? लाइसेंसिंग सिस्टम खत्म करने से पहला फ़ायदा क्या हुआ? इंक्रीज इन फॉरेन करेंसी रिजर्व, हमारे पास विदेश का पैसा आया, क्योंकि हम जब आसान कर दिए बिजनेस करना तो हर व्यक्ति बिजनेस करने लगा। बताइए, हम अगर कोचिंग खोलना उस समय के हिसाब से अगर हम बात करें 1991 से पहले, तो हम कोचिंग तो हिम्मत नहीं कर पाते। और आज अगर कोचिंग खोलने का सिस्टम सरकार आसान कर दी है, कोई भी व्यक्ति कोचिंग खोल सकता है, तब हम टेक्नोलॉजी खरीद रहे हैं कि नहीं खरीद रहे हैं? ये डिजिटल बोर्ड विदेश का ही है, ये कैमरा विदेश का है, तो विदेश का क्या हो रहा है, हमारा ट्रेड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? दूसरा क्या है? एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तीसरा क्या है? इंक्रीज हो रहा है ग्रोथ। तो इसका मतलब
तीनों का तीनों फायदा हुआ है लिबरलाइजेशन के आने से, वैश्वीकरण, ये उदारीकरण के आने से ये तीनों फायदे हुए हैं। निम्न में से क्या इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंतर्गत नहीं आता है? इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर नहीं आता है? सबसे पहला है ईएफटी, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग का ही है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। दूसरा है एटीएम भी, डेबिट कार्ड और ओवरड्राफ्ट। इसमें से कौन है जो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के अंदर नहीं आता है? तो ओवरड्राफ्ट है। बाकी ये तीनों तो डिजिटल बैंकिंग है ना, ये तीनों डिजिटल बैंकिंग के अंदर आता है। सबसे अधिक ब्याज किस पर मिलता है? तो सबसे अधिक ब्याज मिलता है फिक्स डिपॉजिट पर। किस पर मिलता है? फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पर सबसे ज़्यादा ब्याज मिलता है। जो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट हम लोग खुलवाते हैं इस पर सबसे ज़्यादा। और सबसे कम ब्याज किस पर मिलता है? सबसे कम ब्याज मिलता है करेंट अकाउंट पर। सबसे कम ब्याज कहाँ मिलता है? करेंट अकाउंट पर। कहीं कोई दिक्कत है तो याद रखना है, ऐसा नहीं पूछ दे ज़्यादा ब्याज तो रट्टा मार के रखें। कम ब्याज किस पर? करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन खुलवाता है। करेंट अकाउंट कौन खुलवाता है? बिजनेसमैन। बताओ, जो वेतन भोगी कर्मचारी हैं, जैसे जो सर्विस में हैं, जिनको सैलरी मिलता है सरकार की तरफ से, उनके लिए कौन सा खाता खोलना ज़्यादा अच्छा है? ठीक से बताना। जो लोग सैलरीड हैं, सैलरीड मतलब है जो कहीं नौकरी में है, या कल हो के अगर आप लोग नौकरी में चले जाएंगे तो सैलरीड आदमी के लिए कौन सा खाता ज़्यादा अच्छा रहेगा? सेविंग बैंक अकाउंट खोलना चाहिए, करेंट अकाउंट खोलना चाहिए, फिक्स डिपॉजिट खोलना चाहिए, या नन ऑफ दिस खोलना चाहिए? आपको पहले बता दिया गया, इनमें से कोई नहीं तो होगा नहीं, कोई ना कोई खाता खुलेगा। फिक्स डिपॉजिट वो खोलता है जिसके पास एक लमसम अमाउंट रहता है, सरप्लस अमाउंट रहता है। जैसे किसी के पास 10 लाख रुपया है और उसका भी इस्तेमाल ही नहीं है, तो क्या करता है? फिक्स कर देता है 10 साल। तो फिक्स डिपॉजिट तो सैलरी वाला आदमी नहीं खोलेगा। करेंट अकाउंट खोलता है बिजनेसमैन। तो कौन बचा? इसका मतलब जितने लोग सैलरीड हैं, जो सैलरी कहीं ना कहीं से रिसीव कर रहे हैं, जो उनका खाता में पैसा आता है, सैलरी का, वेतन का पैसा खाते में आता है, तो कौन सा खाता खोलना पड़ता है उनको? सेविंग बैंक अकाउंट खोलना पड़ता है, जिसमें उनका खाता का जो उनका काम का पैसा आता है वो सेविंग बैंक अकाउंट होता है। बीमा करता, यानी बीमा कंपनी अपनी सेवाएं प्रदान करता है, उसके बदले में जो शुल्क लेता है। अब इंश्योरेंस कंपनी आपको सेवा देता है ना जी, कि अगर कुछ हो जाएगा तो हम आपका रिस्क लेते हैं। तो रिस्क जो बिजनेस बीमा कंपनी लेता है, उसके बदले में जो आपसे शुल्क लेता है, उसको किस नाम से जानते हैं? सब पढ़ के बता दोगे। इंश्योरेंस कंपनी आपसे फी लेता है। अरे आपका बीमा कर दिया तो फी लेता है ना जी, तो उस फी को किस नाम से जानते हैं? देखो तो, इंश्योरेंस में कौन फेमस वर्ड है? इंश्योरेंस में प्रॉफिट सुने कभी? नहीं। डिविडेंड सुने हैं? इंस्टॉलमेंट सुने हैं? क्या सुने हैं? कि मेरा प्रीमियम बाकी है। तो इंश्योरेंस कंपनी अपने सेवाओं के बदले में जो पैसा लेता है उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? प्रीमियम के नाम से। जीवन बीमा में कौन सा तत्व तो विद्यमान है? जीवन बीमा जब हम कराते हैं तो किस लिए कराते हैं? केवल सेफ्टी के लिए कराते हैं, या इन्वेस्टमेंट के लिए भी कराते हैं, या दोनों के लिए कराते हैं? तो जब हम बीमा कराते हैं जीवन का, तो दोनों हमारे लिए जरूरी है। लेकिन अगर हम जीवन के अलावा बाकी बीमा कराते हैं, अन्य बीमा, तब हम लोग किसको ध्यान रखते हैं? सिर्फ सेफ्टी को। अब आग लगने का बीमा कराएं तो सेफ्टी, नहीं आग लगेगा तो पैसा डूब जाएगा। एक्सीडेंट का बीमा कराते हैं मोटरसाइकिल का, तो अगर एक्सीडेंट होगा तभी ना पैसा मिलेगा, नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। तो याद रखना है कि बाकी बीमा में केवल सेफ्टी, लेकिन जब जीवन बीमा की बात करते हैं तो वहाँ पे सेफ्टी और इन्वेस्टमेंट दोनों को ध्यान में रखना पड़ता है। कहीं कोई दिक्कत है? बीमा में कितने पक्षकार होते हैं? बीमा में कितने पक्षकार होते हैं? दो? दो या तीन? दो होता है। अरे दो ही होता है, एक बीमा करने वाला, एक बीमा कराने वाला। बीमा कराने वाले हम हैं और बीमा करने वाली एलआईसी है। तो दो लोगों के बीच में एग्रीमेंट होता है। कोई दिक्कत है? कोई तकलीफ? बीमा में कितने पार्टी होते हैं? दो। द पीरियड ऑफ द फायर इंश्योरेंस कराने का जो पीरियड होता है वो कितने साल का होता है? कोई भी अन्य बीमा जो है, जीवन बीमा को छोड़ के बाकी सारा बीमा कितने साल का होता है? 1 साल का। जीवन बीमा 1 साल से ज्यादा का होता है। समझ गए? जीवन बीमा 1 साल से ज्यादा, वो 20 साल, 25 साल, 30 साल, 50 साल का हो सकता है। लेकिन जीवन बीमा छोड़ के बाकी कोई भी बीमा, आग लगने का बीमा और चोरी करने का, मोटरसाइकिल का बीमा कितने साल का होता है इंश्योरेंस? 1 साल का। कार का इंश्योरेंस कितने साल का? 1 साल का। गाय का अगर इंश्योरेंस कराते हो तो कितने साल का? एक। हेल्थ इंश्योरेंस कराते हो तो 1 साल का। सारा इंश्योरेंस कितने साल का? एक। फसल बीमा चलता है ना गाँव में जी, कितने साल का? ऐसा नहीं कि एक बार करा लिया पैसा आ रहा है, ऐसा नहीं है। एक बार कराइए, पैसा आया, कहानी खत्म, फिर कराना पड़ेगा दूसरे साल। तो अब फसल बीमा, हर बीमा कितने साल का होता है? 1 साल का। जीवन बीमा 1 साल से ज्यादा। एक ही संपत्ति का 2 बार अगर बीमा करा लिया जाए तो उसको क्या बोलते हैं? जैसा कि हम लोग अपना जीवन के साथ करते हैं,
कि एक आदमी है मुंबई में कमाता है, जैसे घर आया उसको एक LIC का एजेंट पकड़ लिया, बोला बीमा तो कराना पड़ेगा। अब करा लिया। फिर अगला बार आया, पैसा अच्छा खासा कमाता है, तो अगला बार SBI वाला पकड़ लिया। SBI बैंक में गया, बैठाया, चाय पिलाएगा, अरे बैठाइए साहब को। अब साहब करके फुला दिया, वहाँ भी बीमा ले लिए एगो। अब अपने एक ही आदमी का करा रहा है, अपने बीमा करा रहा है। अब पता चला कि उसके बाद गया HDFC में, HDFC में इसका काम था, यहाँ भी एक लपेट लिया। अब एक आदमी का 3 3 बीमा है, तो इसको क्या बोलेंगे? तो बोलता है एक ही संपत्ति का अगर एक से ज़्यादा बीमा हो जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? री इंश्योरेंस या डबल इंश्योरेंस या दोनों, या इनमें से कोई नहीं? डबल इंश्योरेंस। डबल ना हो गया, 2 बार बीमा हुआ है। और री इंश्योरेंस का मतलब होता है कि अगर कोई व्यक्ति, जैसे ये कंपनी कराता है कि अगर हम किसी, मान लो हमको यहाँ पे NTPC का प्रोजेक्ट है, अब NTPC का इंश्योरेंस हम उठा लिया, हमारी कंपनी भी इंश्योरेंस की है, और पूरा NTPC 600 करोड़ का है, पूरा प्लांट, जितना प्लांट लगा हुआ है 600 करोड़ है। अब वो बीमा तो उठा लिए, प्रीमियम लेने में मजा आ गया, 600 करोड़ का बीमा हुआ तो अच्छा खासा प्रीमियम हाथ में लग गया। लेकिन एक बात तो है कि अगर आग लगा या नक्सली फूंक दिया अगर, तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे। 600 करोड़ कहाँ से देंगे हम? प्रीमियम तो ले लिए, लेकिन डर इस बात का है, तो हम क्या करेंगे? अपने कंपनी का बीमा हम किसी और से करा लेंगे। यानी हम बीमा लिए, उससे हम लिए और हम अपना बीमा किसी और से करा लिए, तो उसको हम लोग बोलते हैं री इंश्योरेंस। री मतलब दोबारा हो जाना। बात समझ गए? एक ही चीज, एक ही व्यक्ति का बीमा 2 बार किया गया है। और अगर एक व्यक्ति 2 बार बीमा अलग अलग कंपनियों से कराता है तो उसको क्या बोलते हैं? डबल इंश्योरेंस। क्या बोलते हैं? अच्छा, क्या गाड़ी वगैरह में हो सकता है डबल इंश्योरेंस? केवल लाइफ में हो सकता है, बाकी किसी में नहीं होगा। ऐसा नहीं कि पता चला मोटरसाइकिल खरीदे 1 लाख का, मोटरसाइकिल खरीदे 1 लाख का और 17 कंपनी से इंश्योरेंस करा दिया। 17 कंपनी, चलो सब में प्रीमियम भर दो, 1 लाख और प्रीमियम, 1 लाख रुपये प्रीमियम बन गया 17 कंपनी का। तो 1 लाख हो गया, कितना गाड़ी हो गया? 2 लाख रुपया लगाया ही, देखो धंधा इसको भी बोलते हैं। 2 लाख लगाए और गाड़ी को एकदम ढकेल देगा जानबूझ के, जाके कोडरमा घाटी में जानबूझ के एकदम धक्का दे देगा, देखो, और दिखाएगा इंश्योरेंस कंपनी को कि हम तो बर्बाद हो गए, गाड़ी एक्सीडेंट किया, हम तो बाल बाल बचे किसी तरह से, और गाड़ी मेरी एक्सीडेंट कर गए, पूरा प्रूफ प्रमाण दे देगा। तो क्या प्रमाण देगा? तो इस 17 कंपनी 1 1 लाख रुपया देगा, 17 लाख देगा। अगर ऐसा देने लगे तो सब आदमी काम धंधा छोड़ के यही काम करेगा कि 2 लाख लगाओ और 17 लाख पाओ, हर साल यही काम करो। नहीं, ऐसा नहीं होता है। सारी कंपनी मिला के आपको 1 ही लाख रुपया देगी, तो 1 लाख को 17 से भागा दे देगी कंपनी, और उतना उतना पैसा करके देते जाएगी। बात समझ गए? तब आपको समझ में आएगा कि आप बेवकूफ़ी कर दिए, 1 लाख रुपये फालतू बर्बाद किए। इसलिए बाकी सारा इंश्योरेंस एक चीज़ का 1 साल का होता है और एक ही बार हो सकता है। समुद्री बीमा निम्न में से किसका होता है? समुद्र में हम जो बीमा करते हैं, समुद्र में माल आता है तो बीमा हम किसका करते हैं? वस्तु का, जहाज का, भाड़े का, या सभी का? तो हम लोग जब भी बीमा करते हैं तो किसका करते हैं? सभी का। खाली सामान का बीमा करोगे, जहाज का नहीं। जहाज का भी बीमा करना पड़ेगा, भाड़ा का भी बीमा करना पड़ेगा। भाड़ा क्या लगता है जी? अमेरिका से अगर इंडिया आ रहा है पानी के जहाज से तो 200 400 रुपये में आ जाता होगा। माल मंगा रहे पूरा कंटेनर भर भर के जहाज में, यहाँ तो घर जाने में 500 का भाड़ा लग जाता है, अकेले जाते हो 100, और उतना बड़ा कंटेनर, वो भी पानी के जहाज से हजारों 2000 4000 किलोमीटर दूर से आ रहा है वो, तो क्या लगता है 4000 किलोमीटर दूर से अगर आपका पूरा पानी के जहाज में कंटेनर में सामान आ रहा है तो वही 200 400 रुपये भाड़ा होगा। भाड़ा भी तो होगा भैया। और 75 लाख रुपये भाड़े है खाली वहाँ से यहाँ तक, 75 लाख भाड़ा मांग देता है, तो 75 लाख रुपये बहुत बड़ा चीज़ होता है ना। तो उसका भी तो बीमा करा दें कि अगर डूब गया तो हमारा वो भी तो चल गया। माल आ गया तब तो 75 लाख कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सामान आया तो उसको बेच के हम कमाएंगे। अब 75 लाख को हम बाबूजी घर से थोड़े लगाएंगे, जो लगेगा उस सामान में जोड़ देंगे। बात समझ गए? लेकिन डूब गया तब क्या करेंगे? हम तो सपना ही देखे थे ना कि सामान में जो 75 लाख भाड़ा लगा उस जोड़ देंगे और जोड़ के बेचेंगे। लेकिन डूब गया तो बेचेंगे कहाँ से? तो बोलता है भाड़ा भी हमको दिला दीजिए, हमारा भाड़ा तो नुकसान हो जाएगा ना। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये तीनों का इंश्योरेंस होता है। कौन कौन सा? वस्तु, जहाज और, इनमें बोलता है निम्न में से कौन से बीमे का सिद्धांत है, बीमा में कौन सा प्रिंसिपल माना जाता है? तो बोलता है इंश्योरेबल इंटरेस्ट, मतलब जितने का बीमा हो उतने ही हम समझेंगे भैया, बाकी हम नहीं समझेंगे। सही है? जैसे एक व्यक्ति कम पैसा कमाता है, उसने अपना 1 लाख का जीवन बीमा लिया। कितने का जीवन बीमा लिया? 1 लाख, और मर गया। 2 बच्ची है, शादी विवाह करना है, एक बेटा है, पढ़ाना है, घर टूटा हुआ था, घर बनाना है। अब जब बीमा कंपनी का आदमी गया इसको पैसा देने 1 लाख रुपया, तो इसका घर परिवार वाला पूरा ससुर सास सब समझा रहे, देखो कैसे होगा बाबू, कैसे होगा बताइए, 1 लाख रुपया आप देने आए हैं, कैसे होगा?
देखिए 2 बेटी है, शादी करना है, घर बनाना है, कैसे होगा? तो बीमा कंपनी के एजेंट बोलेगा अच्छा कोई बात नहीं और दे देते हैं पैसा। बोले कैसे होगा? तो अपने दामाद से न पूछ के जाते हैं। वो छोटा प्रीमियम वाला अमाउंट लिए, 1 लाख का बीमा करेंगे तो हम पैसा कितना देंगे? अब आपका कैसे होगा हम कहाँ जाने का भैया। हम उतने तक का इंटरेस्ट देने के लिए सक्षम है जितने का आपने इंश्योरेंस कराया है। यही व्यक्ति अगर 1 करोड़ का इंश्योरेंस करा रखता तो हम 1 करोड़ देते। तो हम उतने पैसा देने के लिए लाइबल हैं जितने का इसने बीमा कराया है। यानी बीमा बस इंश्योरेबल इंटरेस्ट, जितने का आपने बीमा कराया उतने पैसा हम देंगे। बाकी इमोशनल ब्लैकमेल हमको करने की जरूरत नहीं है कि कैसे होगा। वो समझो, तुम बीमा कराते समय आपको समझना चाहिए कैसे होगा, आपका फैमिली कैसे चलेगा। आप नहीं समझेंगे तो बीमा कंपनी उतना ही पैसा देगी जितना का क्या हुआ है, इंश्योरेंस हुआ है। बस इंश्योरेबल इंटरेस्ट और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं देखेगा। दूसरा क्या है, बीमा तो गुड फेथ पर चलता है ना, बीमा में विश्वास जरूरी है ना। अच्छा वो कोई आदमी बोल रहा है कि अगर आप भगवान करे अगर आप नहीं रहेंगे तो आपके फैमिली को इतना दे देंगे, तो बोलता है विश्वास दिलाओ। हम नहीं रहेंगे तो हम देखने आएंगे, विश्वास दिलाओ। तो बताओ कैसे विश्वास दिलाएं, कैसे विश्वास दिलाएं बताओ। ये हम इसको इसके फैमिली को पैसा दे देंगे इसके मरने के बाद, कैसे विश्वास दिलाओगे? हनुमान जी तो हो नहीं कि सीना चीर के दिखा दोगे हम सच्चा इंसान है, कैसे विश्वास दिलाओगे? किसी से पूछवाओगे कि देखिए उसको पैसा मिला है, बोला हम नहीं जानते, हमको विश्वास दिलाओ तुम मेरे फैमिली को दोगे कि नहीं दोगे। तो फिर लास्ट में बोलना पड़ता है कि आपको ऊपर जाना पड़ेगा, तब है ना हम बताएंगे जी कि देंगे कि नहीं देंगे। तो आप ऊपर जाइए, हम बता देते हैं। विश्वास तो यहाँ बोलता है कि सर विश्वास करना पड़ेगा क्योंकि और कोई उपाय नहीं है। आपके मरने के बाद है ना पैसा मिलेगा। तो फिर आप जब ऊपर चलेगा और हम नहीं हो तो पैसा देंगे तो फिर वापस नहीं ना लाइएगा लड़ने के लिए। तो विश्वास करना पड़ेगा कि अगर कुछ परिस्थिति होती तो हम आपको पैसा आपके फैमिली को दे देते हैं। और इंडेमनिटी जो क्षति होती है, जो नुकसान होता है, उसकी भरपाई करना ही बीमा का सिद्धांत है। इसलिए क्या होगा, देखो यहाँ नहीं लिखा है जीवन, अगर रहता ना जीवन बीमा तो ये क्षतिपूर्ति नहीं आता। लेकिन कार उर में तो होता है ना, जैसे कार का इंश्योरेंस पूरा कराया, कार है 8 लाख रुपए का, लेकिन आगे का गेट जो था ना वो खाली धक्का मारा मोटरसाइकिल वाला तो वही डैमेज हुआ, आगे का गेट सिर्फ। तो पूरा कार का पैसा हमको इंश्योरेंस कंपनी देगा या आगे का गेट को ठीक कराने का पैसा देगा? आप गए शोरूम में दे दिए, शोरूम में उसको ठीक कर दिया, थोड़ा सा चपटा हुआ था तो उसको ठीक करके पेंटिंग डेंटिंग करके डेंट पेंट करके ला दिया, बढ़िया एकदम नया गाड़ी बना के ला दिया, और सिर्फ उसमें 13,000 खर्च हुआ। तो बीमा कंपनी आपको पूरे कार का पैसा देगी कि 13,000 देगी? 13,000 देगी। मतलब जितना डैमेज होता है उतने पैसा देगा जी। अब मोटरसाइकिल का बीमा कराया, गिर गया मोटरसाइकिल, गिर गया, आगे का टंकी जो था वही चपटा हो गया। अब बोले नहीं हमको नया टंकी चाहिए, तो नया टंकी लगा दिया। और 5,052 रुपये में नया टंकी आता है, तो 52 रुपये में नया टंकी लगवा के आपको गाड़ी दे दिया। अब बोलोगे नहीं हमको मोटरसाइकिलें नया चाहिए, ये असंभव है। क्योंकि सिर्फ किसका पैसा देगा वो, इंडेमनिटी, क्षति जो हुआ उसकी पूर्ति करेगा। तो नुकसान क्या हुआ है, टंकी, तो टंकी दे देगा आपको। बात समझ गए? अब पूरा मोटरसाइकिल चाहिए तो ट्रक के नीचे दबा दीजिए, तभी ना मुझे पूरा मोटरसाइकिल मिल जाएगा। लेकिन अपना समझ के भैया, कहीं ऐसा ना दब जाए। अच्छा फैक्स द्वारा क्या नहीं भेजा जा सकता है? फैक्स मशीन जो होता है जिससे हम लोग मैसेजेज एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, फैक्स मशीन से। अब तो व्हाट्सएप और ट्विटर का ज़माना आ गया, तो फैक्स मशीन से क्या नहीं भेजा जा सकता है? तो चित्र भेजा जा सकता है, लेटर भेजा जा सकता है, प्रिंटेड मटेरियल भेजा जा सकता है, साउंड नहीं भेजा। साउंड के भेजने के लिए अगर फैक्स से साउंड चल जाता है तो मोबाइल की जरूरत ही नहीं पड़ता, तब तो आदमी फैक्स मशीन खरीद लेता। क्या क्या बोले? फैक्स मशीन बात कर रहे हैं। फैक्स मशीन अलग होता है, मेरे ऑफिस में रखा हुआ है, देख लो। फैक्स मशीन अलग होता है, उसमें क्या था कि जो हमारे पास जैसे पेपर है, अब ये सर्टिफिकेट पहले के ज़माने में थोड़ा सा याद रखना है, व्हाट्सअप और से पहले जब व्हाट्सअप नहीं आता, ये पेपर है, सर्टिफिकेट है, लड़का यहाँ छोड़ के चल गया दिल्ली और अचानक वहाँ ज्वाइनिंग लेटर मिला था, जाके ज्वाइनिंग करने गया था, अचानक बोला कि आधार कार्ड चाहिए, अब लिए गया। अब फ़ोन किया पापा को। अब पहले ध्यान देना बटन वाला फ़ोन होता था। हाँ, या मान लो कहीं जाके किसी जगह से फ़ोन किया, वो 1 रुपया डालने वाला था, 1 रुपया डालो और बात करो। उससे बात किया किसी तरह से वो घर कि ऐसे ऐसे बात है, हमको आधार नंबर चाहिए और हमको अभी भेजिए, हमको यहाँ नहीं देंगे तो मेरा नौकरी नहीं होगा। तो क्या करेगा उसमें? जाके पोस्ट ऑफिस में कुरियर कर देंगे, 3 दिन लगेगा जाने में। क्या करेंगे उस समय? अचानक हनुमान को बुलाएंगे और भेज देंगे? क्या करेंगे? उस समय फैक्स मशीन होता था, उसको पता करिए कहाँ फैक्स मशीन है, तुरंत आइए पता कीजिए। तो फैक्स मशीन में यही चीज़ भेजना है, तो यहाँ फैक्स मशीन में भेजे, यहाँ डाले, फ़ोन करके बोल दिए कि वहाँ जो फैक्स मशीन है और यहाँ जो फैक्स मशीन है, जब हम ये डालेंगे ना तो उस फैक्स मशीन का नंबर होता था, जैसे फ़ोन नंबर होता है वैसे। मान लो 173312 है, तो जैसे जो वो भी मेरा बच्चा जो है वहाँ रिसीवर, वो रिसीव करने वाला, वो किसी फैक्स दुकान में खड़ा है, वहाँ का नंबर हमको बता दिया,
कि 17 12 33 है, हम जैसे यहाँ इसको डाले पेपर को और 17 12 33 किए और डन किए, ये तुरंत वहाँ निकल गया प्रिंट, बिना कोई तार का, वायरलेस था एकदम, फैक्स मशीन इसको बोलते हैं। अभी भी मेरे ऑफिस में पड़ा हुआ, देख सकते हो, आराम से यहाँ से भेज दो डिटेल। अब क्या है, अब तो व्हाट्सअप है, फटाक से निकालेंगे, स्कैन करेंगे, जाओ निकाल लेना पीडीएफ, 2 सेकंड में चला गया। अब ना आसान है, लेकिन जब नहीं था ये सब सुविधा तब फैक्स मशीन के जरिए हम लोग ये काम करते थे। कहीं कोई दिक्कत है, फैक्स मशीन के जरिए हम लोग ये काम। कहीं कोई दिक्कत है? अब नीचे लिखा है वॉइस मेल। वॉइस मेल क्या होता है जी? वॉइस मेल सेवा द्वारा क्या संप्रेषित किया जाता है? वॉइस मेल समझते हो? नहीं समझते हो? क्या भेजा जाता है वॉइस मेल से? ये तो कोई भी जानता है जी। अच्छा, मेल लिखने का तरीका था, पहले ईमेल आईडी था, मेल के जरिए हम लोग मैसेजेस भेजते थे, व्हाट्सअप और फेसबुक और ट्विटर नहीं था, तो मेल करके मैसेज। आज भी अगर सही मैसेज भेजने का तरीका जो है उसको मेल ही बोलते हैं। आप सरकार को कुछ भी कर दो, व्हाट्सएप में कुछ मैसेज कर दो, कोई रिप्लाई नहीं करेगा, मेल कर दो तुरंत हो जाएगा रिप्लाई। कोई कंपनी में आप मेल कर दो तुरंत उसका काम रिप्लाई हो जाएगा, व्हाट्सएप में भेजते रहो कुछ नहीं होगा, फ़ोन करते रहो कुछ नहीं होगा। इसलिए मेल आज भी सबसे प्रूव्ड है, प्रमाणित है। तो बोलता है कि अगर वॉइस मेल भेजा जाता था, नहीं बोल के वहाँ भेजने का सिस्टम था, आप वहाँ ऑन कीजिए अपने लैपटॉप में, आप बोल दीजिए, और बहुत लंबा मैसेज है नहीं टाइप करना है तो बोल दीजिए पूरा, तो वो वहाँ उसके पास पहुँच जाता था। अब जैसे हम लोग व्हाट्सएप में कैसे वॉइस भेजते हैं कि नहीं भेजते हैं, टेक्स्ट भी टाइप करके भेजते हैं, वॉइस भी भेज सकते हैं। तो वॉइस मेल में हम लोग क्या भेजते थे बताओ? वॉइस में क्या भेजते होंगे? चित्र। वॉइस में क्या भेजते होंगे? लेटर। वॉइस में क्या भेजते होंगे? प्रिंटेड मटेरियल। वॉइस में तो साउंड ना भेजते होंगे जी, हाँ या नहीं? भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ कब हुआ? भारत में डाक सेवाओं का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ? कब हुआ बताइए? 1737। गलत है, 1766 में हुआ था मद्रास में, ये ऑप्शन चारों गलत है। 1766 में हुआ था कहाँ पे? मद्रास में, ऑप्शन ठीक कर ली। अरे नंबर मिल जाएगा, नंबर के लिए काहे मरे पड़े हो यार, सही आंसर पता चल गया ना। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ये भी थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, 1995 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 1995 में भारत में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी, माना जाता है। कहीं कोई दिक्कत है? दो चीज सुधार लेना है। भारत में इंटरनेट का प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? तो भारत में इंटरनेट का प्रयोग जो है लाइब्रेरी में भी होता है, यूनिवर्सिटी में भी होता है, बिजनेस में होता है, ऑल ऑफ दीज। व्यवसाय का सामाजिक उत्तरदायित्व किसके किसके प्रति है? तो इन्वेस्टर के प्रति भी है, बिजनेस के प्रति भी, कम्युनिटी के प्रति, तो ऑल ऑफ दीज। सामाजिक दायित्व एक प्रक्रिया है, बताओ सामाजिक दायित्व क्या प्रक्रिया है? 1 वे ट्रैफिक का है, 2 वे ट्रैफिक का है, 3 वे ट्रैफिक का, और नन ऑफ दीज है। सामाजिक दायित्व, समाज के प्रति जो आपका दायित्व है, 1 वे है, 2 वे है, 3 वे है, और नन ऑफ दीज है। बताइए समाज के प्रति क्या है? 3 वे कैसे होगा? क्या? वो नहीं पूछ रहा है, इनका कहना यह है कि सर तीसरी, हम लोग जब इंडस्ट्री पढ़ते हैं तो तीसरा इंडस्ट्री जो होता है टर्सरी इंडस्ट्री, उसको सेवा उद्योग बोलते हैं, इसलिए यहाँ 3 लिख देंगे, ऐसा नहीं। पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में वो समझो। सामाजिक उत्तरदायित्व करने के लिए हमको दोनों तरफ से कुछ होना जरूरी है, दोनों तरफ से मिलना जरूरी है, या एक तरफ से मिलना जरूरी है, या तीनों तरफ से मिलना जरूरी है? दोनों कैसे? हम अगर समाज को कुछ देते हैं तो समाज से उम्मीद करते हैं क्या? एक व्यक्ति गरीब आदमी को खाना खिला दिया, अपना में फैक्ट्री उसका, तो फैक्ट्री में पैसा कमाया, उसके सोशल ड्यूटी समाज के प्रति दायित्व है, तो क्या किया? सरकारी अस्पताल बना दिया, मतलब अपना कंपनी का हॉस्पिटल खोल दिया, वहाँ गरीब आदमी अपना आराम से सस्ते में इलाज करा लेता है, 2 4 10 रुपये 20 रुपये दे के इलाज करा लेता है। तो उससे कंपनी को क्या मिलता है? कंपनी तो दिया, कंपनी क्या किया? आसपास के लोगों के लिए हॉस्पिटल खोल दिया, तो कंपनी को क्या फायदा हो रहा है? कोई गरीब आदमी मंदिर के बाहर, जितना कोई व्यक्ति अमीर आदमी मंदिर के बाहर जितना गरीब बैठा था सबको खाना खिला दिया और कंबल दे दिया,
दिया कि नहीं दिया? मतलब समाज का उत्तरदायित्व पूरा किया, मेरे पास पैसा है, चलो हम किसी गरीब का मदद कर देते हैं, उसी को सामाजिक उत्तरदायित्व बोलते हैं। तो बताओ, हम जब गरीब को देंगे तो उधर से भी मांगेंगे, लाओ? नहीं। अब समझ में आए लोग को कौन सा ट्रैफिक है? अरे भाई, हम किसी का मदद करते हैं तो एक तरफ से कि दोनों तरफ से? तो फिर दोनों तरफ से करोगे, धंधा बोलते हो उसको, कि सॉल उड़ाया उसको गरीब आदमी को, ले लो पैसा, ये धंधा हुआ। टू वे है, मतलब सामाजिक उत्तरदायित्व तो नहीं पूरा कर रहे हैं। बात समझ गए? गरीब बोला या दान कर रहे हो, बेच रहे हो? दान कर रहा है कि बेच रहा है? फोटो ले लिया, आराम से वीडियो बना लिया, सॉल उड़ाते हुए, लास्ट में पैसा मांगता है। इसका मतलब तुम वन वे नहीं कर रहे हो, क्या कर रहे हो? टू वे कर रहे हो। तो याद रखना, समाज के प्रति अगर हम अपना ड्यूटी फॉलो करते हैं, अपना उत्तरदायित्व निभाते हैं, तो ये वन वे है, हमारे तरफ से सिर्फ होता है, उधर से कुछ नहीं मिलता। नैतिकता किसके लिए महत्वपूर्ण है? बताओ, नैतिकता किसके लिए महत्वपूर्ण है? मतलब इथिक्स किसके पास चाहिए? नैतिकता किसके लिए महत्वपूर्ण है? हाई लेवल, मिडिल लेवल, एम्प्लॉय और नन ऑफ दीज? यहाँ पे ऑल ऑफ दीज होना चाहिए। नैतिकता सबके लिए जरूरी है, ऑल ऑफ। कहीं कोई दिक्कत है? ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज कर दीजिएगा, क्योंकि इसको भी नैतिकता पढ़ना जरूरी है। अगर बेईमान रहा ना तो बर्बाद कर देगा, ये भी बेईमान रहा तो बर्बाद कर देगा, और ये भी बेईमान रहा तो बर्बाद कर देगा। तो नैतिकता सबको, जैसे हमारे सरकारी विभाग में उच्च अधिकारी से लेके चाहे डीसी हो चाहे प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री को भी ईमानदार होना चाहिए, और नीचे चपरासी को भी ईमानदार होना चाहिए। उस लाइन में अगर एक भी भ्रष्टाचारी बैठ गया ना तो बर्बाद कर देगा, है या नहीं? इसलिए सबको नैतिकता पढ़ना होगा, सबको समझना होगा कि समाज के प्रति हमारा ड्यूटी है, और इसको इसका पालन करना होगा। न्यास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? ट्रस्टीशिप जो प्रिंसिपल है उसको किसने डेवलप किया गया था? तो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल किसने डेवलप किया था? महात्मा गांधी ने। किसने डेवलप किया था? महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल डेवलप किया था, कि लोगों को एक दूसरे के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास बनाना चाहिए। लोगों को एक दूसरे के ऊपर क्या करना चाहिए? विश्वास बनाना चाहिए। तो ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल जो है वो किसने लाया था? किसने लाया था? महात्मा गांधी ने। तो महात्मा गांधी ने ट्रस्टीशिप प्रिंसिपल लाए थे। तो ये हम लोग बीएसटी का तीसरा टेस्ट का दूसरा लेक्चर कंप्लीट कर लिए, ठीक है? और 2 टेस्ट और बीएसटी का होगा, यानी हर सब्जेक्ट का 5 टेस्ट लेंगे, और पांचों का पांचों आंसर आपके पास यूट्यूब के ऊपर भी और एप्लीकेशन के ऊपर भी पड़ा रहेगा। आप आराम से उसको प्रैक्टिस कीजिए, इससे बाहर आपका क्वेश्चन नहीं जाएगा, आपकी तैयारी में बहुत मदद करने वाला ही है।